हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शशिनाथ झा और आप सभी का स्वागत है आपके अपने ब्यूटीफुल से यूट्यूब चैनल प्रो क्लासेस में। क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी सॉल्यूशन कंप्लीट सीरीज में आज हम करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर फर्स्ट, जिसमें हम करेंगे चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के ऑल इन टेक्स्ट क्वेश्चन विद बेस्ट एक्सप्लेनेशन। तो आपका जो चैप्टर फर्स्ट का सबसे फर्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका पेज नंबर 6 एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। तो यार आंसर देखने से पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। तो देखो, ये क्वेश्चन कह रहा है कि मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न करने से पहले हम उसे क्लीन क्यों करना पड़ता है या फिर क्यों क्लीन क्यों करते हैं। तो आपके टीचर ने आपको इस चैप्टर की स्टार्टिंग में केमिकल रिएक्शन को समझाने के लिए एक एक्टिविटी कराई होगी, जिसमें कि एक मैग्नीशियम रिबन लिया होगा, उस मैग्नीशियम रिबन को बर्नर में बर्न किया होगा, फिर ये मैग्नीशियम रिबन मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर में कन्वर्ट हो गया होगा। पर आपके टीचर ने आपको बताया होगा कि इसको बर्न करने से पहले हमें इसे साफ़ करना पड़ता है। तो वो क्वेश्चन पूछ रहा है क्यों। ठीक है, तो देखो, आप एक एग्जांपल सोचो, जैसे एक लकड़ी है, ठीक है, वो थोड़ी गीली पड़ी है और उसे हमें जलाना है। तो क्या आप उसे वैसे ही जला लोगे या फिर उसे सुखाओगे या फिर साफ़ करके जलाओगे, क्या करोगे? सिंपल सा रीज़न है, आप उसे सुखाओगे या फिर पोंछ पाछ के फिर जलाओगे ताकि वो अच्छे से जल सके। ठीक, तो उसी तरीके से क्या होता है, जब मैग्नीशियम रिबन हमारी लैब में काफ़ी समय तक रखा रहता है एयर के प्रेजेंस में, तो उसके ऊपर एक हल्की सी लेयर चढ़ जाती है। जब वो एकदम नया रहता है, नया पीस, तब वो चांदी की तरह चमक सा रहा होता है। पर हमारी लैब में काफ़ी समय तक रखे रखे उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की लेयर चढ़ जाती है, ग्रे कलर की, पेंसिल कलर की। तो अगर वैसे ही इसे जलाएं एयर में, अगर मतलब उसी ब्लैक ब्लैक लेयर लगी ही उसे हम अगर बर्न करें तो वो जल्दी बर्न नहीं होती या फिर हमारा रिएक्शन अच्छे से हो नहीं पाता। तो उस ब्लैक कलर की लेयर को हमें हटाने के लिए सिंपली क्या करना पड़ता है, उसे साफ़ करना पड़ता है। और साफ़ हम उसे कपड़े वपड़े से नहीं करते, उसके साफ़ करने का एक अलग पेपर आता है, उसे हम सैंड पेपर बोलते हैं। तो सैंड पेपर से उसे सिंपली हम साफ़ कर लेते हैं ताकि हमारी एक्टिविटी अच्छे से हो सके और मैग्नीशियम रिबन अच्छे से पाउडर में कन्वर्ट हो सके। ठीक, तो यार इसी चीज़ को केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग तरीके से लिखते हैं। तो देखो, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या लिख सकते हैं इस चीज़ को। मैग्नीशियम रिबन था जो कि आपको इस फोटो में दिख रहा है यहाँ पे। मैग्नीशियम रिबन जब सिंपली एयर के प्रेजेंस में रखा रहता है काफ़ी समय तक खुले में, तो होता क्या है, हमारी नेचर में, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारे गैसेस हैं। तो ये मैग्नीशियम रिबन जो होता है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये क्या करता है, इन गैसेस के साथ रिएक्ट कर लेता है। ठीक है, तो देखो, जैसे मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा तो ये बना लेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक हल्की सी लेयर बन जाती है। ठीक है, फिर क्या होता है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारे हमारे एटमॉस्फेयर में और भी गैसेस हैं। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके एक बना लेता है मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर अपने ऊपर। मतलब मैग्नीशियम रिबन के ऊपर पतली सी कार्बोनेट की लेयर बन जाती है, मैग्नीशियम कार्बोनेट की, जिसकी वजह से उसका जो कलर होता है थोड़ा ब्लैक कलर का हो जाता है। ठीक है, और हमारा रिएक्शन हो नहीं पाता जब हम उसे जलाने ले जाते हैं। तो सिंपली है, इस लेयर को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, उसे सैंड पेपर से साफ कर देते हैं और वो सिंपली साफ हो जाता है और हमारा रिएक्शन बहुत ही अच्छे से हो पाता है और वो पाउडर फॉर्म में बहुत ही ईजिली कन्वर्ट हो पाता है। ठीक, तो देख लेते हैं हमें एग्जाम में कैसे लिखना है। ठीक है, एग्जाम में इतनी बड़ी महाभारत तो लिखोगे नहीं, तो सिंपल सा लिखोगे उसमें। तो देखो, एग्जाम में आपको कितना लिखना है खाली। तो एग्जाम में आपको लिखना है मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर बिकॉज टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट फ्रॉम इट्स सरफेस। सिंपल, यानी कि मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न करने से पहले उसे हम साफ इसलिए करते हैं ताकि उसके ऊपर से जो प्रोटेक्टिव लेयर मैग्नीशियम कार्बोनेट है वो हट सके। ठीक, आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। तो कुछ केमिकल रिएक्शंस है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, 3 केमिकल रिएक्शंस है, इसको हमें बैलेंस फॉर्म में लिखना है। ठीक, तो देखो, उससे पहले आपको ये चीज़ आनी चाहिए कि केमिकल नेम को हम केमिकल फॉर्मूले में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक, तो यार उसकी तो देखो, वो तो मैं यहाँ पे समझाऊंगा नहीं क्योंकि लेफ्ट काफ़ी लेंदी हो जाएगी वीडियो। तो मैंने इसका एक बहुत ही अच्छा सा वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने आपको केमिकल नेम से, जैसे कि एल्यूमिनियम सल्फेट है तो उसको फॉर्मूले में कैसे कन्वर्ट करना है, तभी तो केमिकल इक्वेशन बना पाओगे और बैलेंस कर पाओगे उसको। तो केमिकल नेम को कैसे केमिकल फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं, इसकी मैंने बहुत ही अच्छी सी वीडियो बना रखी है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे प्लीज़ वॉच करें। मतलब ये देखने से पहले उसे वॉच करके आएँ, तब इसे करोगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा करने में। फिर इस क्वेश्चन पे आओ, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं कुछ सेकंड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो, इसमें क्या कह रहा है कि इसमें सिंपली कह रहा है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव राइज टू हाइड्रोजन क्लोराइड। तो देखो, हाइड्रोजन को हम उसके फॉर्मूले के फॉर्म में लिखते हैं H2, क्योंकि H में ये एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो उसको हम लिखते हैं H2 के फॉर्म में, तो हाइड्रोजन हो गया H2। क्लोरीन भी Cl के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता STP पे, तो क्लोरीन को हम लिखते हैं Cl2। तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन क्या लिख रखा है, हाइड्रोजन क्लोराइड, और हाइड्रोजन क्लोराइड को हम उसके फॉर्मूले के फॉर्म में लिखते हैं HCl। ये आपको सीखना पड़ेगा, ठीक, प्रॉपर सीखना पड़ेगा। और उस वीडियो में मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करवा रखा है। अगर वो वीडियो आप देख लोगे तो मतलब ये चीज़ आपको पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी कि इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं।
तो देखो इसको आपको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने का बहुत ही सिंपल तरीका होता है, आपके रिएक्टेंट्स में जितने भी एलिमेंट्स के एटम है पहले उसे नोट कर लो। जैसे देखो आपके रिएक्टेंट्स में एक तो हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है, तो हाइड्रोजन के कितने एटम है यहाँ पे 2। ऐसी क्लोरीन एलिमेंट के कितने एटम है यहाँ पे 2। तो आपने रिएक्टेंट साइड लिख लिए। ऐसी प्रोडक्ट में जाओ, प्रोडक्ट में क्या करो, अलग अलग रिएक्टेंट्स का अलग अलग एलिमेंट्स का नाम लिख लो, फिर लिख लो उसके कितने एटम्स हैं। तो हाइड्रोजन का यहाँ पे एक एटम है, क्लोरीन का यहाँ पे एक एटम है। तो आपको क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। बैलेंस यानी कि जितने एलिमेंट्स के यहाँ पे एटम है उतने ही एटम यहाँ भी होने चाहिए उन एलिमेंट्स के। तो हाइड्रोजन के 2 हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन के 1 है, यहाँ पे क्लोरीन के 2 हैं, यहाँ पे क्लोरीन के 1 है, तो बराबर होना चाहिए। तो बराबर होने के लिए आप क्या करोगे, सिंपल इसको भी 2 से मल्टीप्लाई दे दो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई दे दो, ताकि ये भी 2 हो जाए और ये भी 2 हो जाए। तो उस 2 को मल्टीप्लाई करने के लिए आप क्या कर सकते हो, अब देखो यहाँ तो 2 लगाओगे ही नहीं, अगर यहाँ 2 लगा दोगे फिर HCl2 हो जाएगा, ये कुछ और ही बन जाएगा, कोई और ही गैस बन जाएगा। ठीक, तो इस 2 को आप क्या करते हो, यहाँ लगाते हो, मतलब इस फॉर्मूले से इधर आगे। तो देखो ध्यान से, अगर तुमने 2 लगा दिया यहाँ पे तो क्या हो गया, अब देखो 2H यानी कि हाइड्रोजन भी 2 हो गया और 2Cl तो क्लोरीन भी 2 हो गया। हेंस ये जो इक्वेशन है आपका ये बैलेंस्ड हो गया। ऐसे ही आते हैं सेकंड इक्वेशन पे, बेरियम क्लोराइड। अब बेरियम क्लोराइड को फॉर्मूले में हम लिखते हैं BaCl2। फिर है एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट को हम लिखते हैं उसके फॉर्मूले में Al2SO4 होल थ्राइस गिव राइज टू लिखा हुआ है, गिव राइज टू बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट यानी कि BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड को हम लिखते हैं AlCl3। तो यार ये चीज़ करने के लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, अभी देख लो जाके, उसके बाद करना ये, ताकि और मजा आए पढ़ने में। तो ये हो गया। अब क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए सिंपल क्या करोगे, आपके रिएक्टेंट्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं पहले उसे नोट कर लो, फिर उसके जितने एटम्स हैं वो नोट कर लो, फिर क्या करो प्रोडक्ट में जितने भी एलिमेंट हैं उसे नोट कर लो, एलिमेंट तो सेम ही रहेंगे, और जितने भी उसके एटम है वो नोट कर लो, और सारे एटम्स को बैलेंस करने की कोशिश करो। ठीक है, बैलेंस में करना पड़ता है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से। तो बेरियम कितने हैं, बेरियम कितना है यहाँ पे रिएक्टेंट्स में, एक, क्लोरीन 2 है ना Cl2, एल्यूमिनियम Al2 यानी कि 2 एल्यूमिनियम है, सल्फर देखो ध्यान से वो होल थ्राइस है यानी कि सल्फर 3 है, 3 सल्फर है, और ऑक्सीजन 4 3 12 ऑक्सीजन है। बेरियम यहाँ पे देखो प्रोडक्ट्स में बेरियम कितने हैं, बेरियम प्रोडक्ट्स में 1 है, क्लोरीन प्रोडक्ट्स में 3 है, एल्यूमिनियम 1 है, सल्फर 1 है, और ऑक्सीजन 4 है। तो देखो इसमें काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं, जिस एलिमेंट में सबसे ज़्यादा डिफरेंस है ना बैलेंसिंग का, सबसे पहले उससे बैलेंस कर लेते हैं। जैसे देखो बेरियम 1 है, बेरियम 1 है तो बैलेंस पड़ा है, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 3 है, ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, एल्यूमिनियम 2 है, एल्यूमिनियम 1 है, ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, सल्फर 3 है, और यहाँ पे सल्फर 1 है, यहाँ भी ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। पर देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, रिएक्टेंट्स में ऑक्सीजन 12 है और प्रोडक्ट्स में ऑक्सीजन सिर्फ 4 है। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा वाले डिफरेंस को हम बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो देखो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई दोगे ताकि ये 12 हो जाए। तो प्रोडक्ट में क्या करो, ऑक्सीजन जहाँ पे है उसको 3 से मल्टीप्लाई दे दो। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है प्रोडक्ट में, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई यहाँ दोगे नहीं, 3 से मल्टीप्लाई कहाँ दोगे, पूरे मॉलिक्यूल के बाहर में, यानी कि कंपाउंड के पूरे बाहर में। अब देखो ध्यान से, तो तुमने क्या किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई दिया तो ये क्या हो गया, ऑक्सीजन 4 3 12 ऑक्सीजन हो गए। पर इसी के साथ क्या हुआ ना, आपके देखो और भी सारी चीज़ें होंगी, बेरियम भी 3 हो गई, यानी कि बेरियम भी यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हो गया, क्लोरीन को तो अभी मैं टच ही नहीं करा, सल्फर देखो सल्फर भी 3 हो गया। ठीक, अब ध्यान से देखो, अब देखो सल्फर तो खुद ही बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब आता है एल्यूमिनियम और क्लोरीन और बेरियम। तो देखो ध्यान से, अभी बेरियम में ज़्यादा डिफरेंस है, यहाँ पे एक बेरियम है रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट में 3 बेरियम हो गए। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, सिंपली इसे भी 3 से मल्टीप्लाई दो प्रोडक्ट्स में ताकि ये भी 3 हो जाए। तो यहाँ पे देखो, तो सॉरी रिएक्टेंट में जाओ 3 बेरियम कर दो, 3 बेरियम के लिए क्या करोगे आप, बाहर में 3 लगा दो, तो देखो 3 बेरियम हो गए। अब ध्यान से देखो, एक क्लोरीन पे भी 3 से मल्टीप्लाई हो गया, तो यानी कि क्लोरीन अब कितना हो गया हमारे पास 6। ठीक, अब देखो प्रोडक्ट में आओ, अब क्लोरीन यहाँ पे 3 है और रिएक्टेंट में क्लोरीन 6 है, तो आप क्या करोगे, सिंपली 2 से मल्टीप्लाई दोगे ताकि ये भी 6 हो जाए। तो 2 से मल्टीप्लाई दो इसे, क्लोरीन प्रोडक्ट में यहाँ पे रहा, तो 3 था पहले, इसको 2 से मल्टीप्लाई दो, तो अभी क्या हो जाएगा 3 2 6 यानी क्लोरीन 6 हो गए। और अभी साथ साथ क्या हुआ कि एल्यूमिनियम के साथ भी 2 मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि एल्यूमिनियम भी अब 2 हो गया। ठीक है, तो देखो एल्यूमिनियम ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया, क्लोरीन भी बैलेंस हो गया, बेरियम भी बैलेंस हो गया। इसका मतलब इस इक्वेशन में रिएक्टेंट्स में जितने भी एलिमेंट थे वो सारे भी बैलेंस हो गए, और प्रोडक्ट में जितने भी एलिमेंट्स थे वो सारे भी बैलेंस हो गए। हेंस इक्वेशन इज बैलेंस्ड, इक्वेशन बैलेंस हो गया। सिंपल, इतना ही करना था। ठीक, और इसका थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या है, थर्ड में कह रहा है सोडियम। अब सोडियम को हम लिखते हैं उसके फॉर्मूले के फॉर्म में Na, क्योंकि Na में एग्जिस्ट करता है एट STP। आप पढ़ोगे 11th में STP क्या होता है और ये क्यों सोडियम Na में एग्जिस्ट करता है और हाइड्रोजन क्यों H2 में एग्जिस्ट करता है। ठीक, तो सोडियम है प्लस वाटर है, वाटर को H2O लिखते हैं उसके फॉर्मूले में, गिव राइज टू सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH, ये आपको सीखना पड़ेगा, प्लस हाइड्रोजन को हम H2 लिखते हैं।
अब देखो इसे बैलेंस करना है सिंपली। देखो सोडियम 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन पहले 2 था, ऑक्सीजन 1 था, यहाँ पे सोडियम 1 था, ऑक्सीजन 1 था और हाइड्रोजन 3 थे। ठीक, तो आपको इसे बैलेंस करना है। तो ध्यान से देखो सोडियम 1 है बैलेंस पड़ा है, हाइड्रोजन पहले यहाँ पे 2 था, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है, तो आपको इसे बैलेंस करना है। तो देखो सिंपली आप क्या कर सकते हो, देखो अगर आपने हाइड्रोजन को यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो अगर आप क्या करो इस देखो आप क्या करो 3 को ना, यानी कि यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई दे दो ताकि 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन हो जाए। तो आपने क्या किया ना 3 में 3 हाइड्रोजन पहले से ही थे, तो आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई दिया, तो ये 1 एक और हाइड्रोजन ऐड हो गया, ये हो गया 4 हाइड्रोजन। ठीक, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे आप 4 बनाने के लिए क्या कर दो 2 से मल्टीप्लाई दे दो सिंपली, तो ये हो गए 4 हाइड्रोजन। तो 2 से मल्टीप्लाई दे दो, यहाँ पे 2 से 2 लिख दो आगे में। तो देखो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ भी 2 और 2 4 हाइड्रोजन हो गए, तो हाइड्रोजन बैलेंस 4 हाइड्रोजन। और अब ध्यान से देखो काफ़ी कुछ चीज़ें बदल गई हैं, जैसे यहाँ पे सोडियम पहले 1 था, अब यहाँ पे सोडियम कितना हो चुका है 2 हो चुका है। तो इस सोडियम को भी आपको 2 करना पड़ेगा, तो आप क्या करोगे सिंपली उसके आगे 2 लिख दोगे, तो 2 सोडियम हो गया, यानी कि सोडियम बैलेंस। तो सोडियम हाइड्रोजन बैलेंस। ऑक्सीजन देखो अब ध्यान से, ऑक्सीजन यहाँ पे 2O हो गया था, ठीक है, और अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ भी ऑक्सीजन 2 से मल्टीप्लाई हो चुका है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन 2 हो चुका है, सिंपली ये भी बैलेंस। ठीक, तो देख लेते हैं एग्जाम्स में आपको इसे कैसे लिखना है। तो देखो सिंपल ऐसे लिखना है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव राइज टू HCl, सेकंड लिखना है BaCl2 प्लस Al2SO4 होल थ्राइस गिव राइज टू BaSO4 प्लस AlCl3, थर्ड है Na प्लस H2O गिव राइज टू NaOH प्लस H2। ठीक है, सिंपल था। तो थर्ड पे आते हैं, और आपको ये स्टेट दिखाने है तो दिखाओ, नहीं तो इस क्वेश्चन में बोला नहीं है स्टेट दिखाने को, स्टेट नहीं भी दिखा सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, यानी कि आपको इन केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करके लिखना है, और साथ के साथ स्टेट बताना है। स्टेट यानी कि आपकी ये जो कंपाउंड्स हैं वो किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में, सॉलिड स्टेट में, एक्वस या जो भी। तो देखो सॉलिड स्टेट होता है जब सॉलिड हो, ठोस हो। लिक्विड होता है जब वो लिक्विड फॉर्म में हो, जैसे कि नमक है, नमक को आप क्या करो काफ़ी गर्म कर दो, अगर वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा तो बोलेंगे उसे लिक्विड स्टेट। एक्वस तब बोलेंगे जब नमक को पानी में मिला दो, तो उसका जो सोल्यूशन बनेगा उसे हम एक्वस सोल्यूशन बोलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें वो क्या कह रहा है, सोल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड, यानी कि बैरियम क्लोराइड का सोल्यूशन तैयार है, सोल्यूशन यानी कि वाटर में डिजॉल्व करके तैयार किया गया है। तो बैरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है BaCl2, और ये सोल्यूशन है इसका, यानी कि एक्वस फॉर्म में होगा ये, प्लस सोडियम सल्फेट इन वाटर, यानी कि सोडियम सल्फेट का भी वाटर में सोल्यूशन प्रेजेंट है। तो सोडियम सल्फेट क्या होता है Na2SO4 वाटर में, तो ये भी एक्वस हो जाएगा इसका स्टेट। ये दोनों रिएक्ट करते हैं जिससे कि बनता है इनसॉल्यूबल बैरियम सल्फेट, यानी कि बैरियम सल्फेट होता है BaSO4, और इनसॉल्यूबल है, इनसॉल्यूबल यानी कि सॉलिड फॉर्म में होगा तभी इनसॉल्यूबल है, तो सॉलिड हो गया इसका। एंड क्या बना है सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड होता है NaCl, और ये सोल्यूशन फॉर्म में है, यानी कि घुला हुआ है उसमें सोल्यूशन में, तो एक्वस स्टेट में हो गया। अब देखो इसे बैलेंस करना है ध्यान से, तो बैलेंस करने के लिए वही करो, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे लिख लो। सबसे पहले बैलेंस करने के लिए जब सबसे ज़्यादा डिफरेंस वाले को बैलेंस करते हैं। ठीक, तो क्या करो, 1 है 2 1 है 2 1 है 1 1, तो कुछ मत करो, सिंपली आप सबसे पहले क्या करते हैं, हम पहले बैलेंस कर लेते हैं सोडियम क्लोराइड को। तो देखो ध्यान से, यहाँ भी क्लोरीन 2 है, यहाँ पे सोडियम 2 है, यहाँ पे 1 1 है, तो सिंपली 2 से मल्टीप्लाई दे दो ताकि ये भी 2 हो जाए, ये भी 2 हो जाए। तो 2 से मल्टीप्लाई देने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई दोगे, तो ध्यान से देखो ये भी सोडियम भी 2 हो गया और क्लोरीन भी 2 हो गया। तो ध्यान से अगर देखोगे तो बैरियम 1 था ही, क्लोरीन भी 1 है, सोडियम भी 2 हो गए, सल्फर 1 हो गए, सल्फर ऑक्सीजन 4 हो गया बैलेंस। ठीक है, इक्वेशन बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं था। दूसरा है तुम्हारा, देखो और हमने स्टेट भी लिख दिया साथ ही साथ, दूसरा है तुम्हारा सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखते हैं NaOH, इसका सोल्यूशन है, यानी कि वाटर में डिजोल्व है, एक्वस स्टेट हो गया। इन वाटर है तो रिएक्ट्स विद HCl, यानी कि HCl के साथ रिएक्ट करता है, और HCl भी जो है वाटर में है, यानी कि ये भी एक्वस स्टेट में होगा, स्टेट इसकी एक्वस हो जाएगी, और ये रिएक्ट करके बनाते हैं टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड का होता है NaCl, सोल्यूशन है, तो ये भी एक्वस स्टेट में होगा। एंड वाटर H2O, और होता क्या है वो लिक्विड स्टेट में होता है, क्योंकि H2O तो खुद H2O है, वो तो लिक्विड स्टेट का है। अब इसे बैलेंस करना है सिंपल, देखो तो यार ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, अगर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है ना हमारी, तो हम ऐसे ही बैलेंस कर लेते हैं। ध्यान से देखो, सोडियम 1 है, ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 1 है। ध्यान से देखो पहले से बैलेंस पड़ा है, सोडियम 1 है, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 1, हेंस इट इज अ बैलेंस इक्वेशन, पहले से बैलेंस था। ठीक है, ऐसे बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं थी। तो अब आते हैं यार ब्लू क्वेश्चन, नेक्स्ट ब्लू क्वेश्चन। तो एग्जाम्स में वही लिखोगे, सेम लिखोगे यार, देखो BaCl2 जो मैंने लिखा था वही चीज़ लिख दोगे, सिर्फ इक्वेशन लिखना है, साथ में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम नहीं होता एग्जाम में हमारे पास। उसके बाद है ये सिंपल लिख दोगे ऐसे, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पहले समझ लेते हैं, देखने से पहले। सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग, यानी कि एक कोई सब्सटेंस है जिसका कि सोल्यूशन यूज होता है वाइट वॉशिंग के लिए। तो वाइट वॉशिंग क्या होता है, वाइट वॉशिंग होता है जब हम अपने दीवारों पे सफ़ेद पेंटिंग करवाते हैं, ठीक है, यानी कि सफ़ेद पुताई करवाते हैं। तो ये कह रहा है कोई ऐसा सब्सटेंस X है जिसका कि सोल्यूशन तैयार करके हम उस पर क्या करते हैं, वाइट वॉशिंग करवाते हैं। तो नेम द सब्सटेंस X, उस सब्सटेंस का नाम पूछ रहा है। तो आपको याद होगा जब हम सफ़ेद पुताई करवाते हैं तो उसमें क्या यूज़ होता है, सिंपल
चूना यूज होता है। चूने का हम क्या करते हैं, पहले सॉल्यूशन तैयार करते हैं। तो कौन सा सब्सटेंस एक्स है जिसका सॉल्यूशन तैयार होता है? सिंपली क्या है वो? चूना। तो यार आप यूपी बोर्ड के बच्चे तो हो नहीं, इसके इंग्लिश में लिखोगे तो चूने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिंपली लाइम। लाइम कह लो या फिर कैल्शियम ऑक्साइड कह लो, या फिर बहुत सारे नाम है, क्विक लाइम बोल लो, बहुत सारे नाम है। ठीक, ये सारी चीज़ें चूने को ही बोलते हैं। तो देखो यानी कि सब्सटेंस एक्स क्या हो गया तुम्हारा? कैल्शियम ऑक्साइड। तो सब्सटेंस एक्स हो गया तुम्हारा कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका फॉर्मूला हो गया ये। सेकंड कह रहा है आपको राइट द रिएक्शंस ऑफ सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन फर्स्ट विद वाटर, यानी कि जो सब्सटेंस एक्स है उसका वाटर के साथ रिएक्शन करके आपको दिखाना है। तो CaO प्लस H2O। तो सोचो क्या बनेगा, यानी कि लाइम है, चूना है, चूने को पानी मिला दे तो क्या बनेगा? चूना पानी बनेगा। चूने पानी को बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर स्लेक्ड लाइम, ठीक, या फिर लाइम वाटर, कुछ भी कह लो। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा तुम्हारा CaOH2। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो इसको एग्जाम्स में ऐसे लिख दोगे, सिंपल एग्जाम्स में लिख दोगे नेम ऑफ द सब्सटेंस इज क्विकलाइम और कैल्शियम ऑक्साइड एंड इट्स फॉर्मूला इज CaO। सेकंड है CaO प्लस H2O, लिख दो, स्टेट भी लिख दो साथ में, सॉलिड रहेगा ये चूना और ये पानी है और ये सॉलिड फॉर्म में बन जाता है थोड़ा सा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आपका व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल्स द अमाउंट ऑफ कलेक्टेड इन द अदर। 1.7 में इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में। तो इसमें ध्यान से देखो, आपके टीचर ने से करवाया होगा, नहीं भी करवाया तो यार जबरदस्ती अपने टीचर से करवाओ। ये लैब है तो स्कूल में अगर लैब है तो ये सिंपली इसको किया करो। दो ग्रेफाइट की रॉड होती है, ठीक है, एक रॉड जुड़ी होती है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, एक नेगेटिव टर्मिनल से। इसमें होता क्या है, सिंपली इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में वाटर को हम तोड़ते हैं इसके अलग अलग एलिमेंट्स में। तो वाटर किस में टूटेगा? एक हाइड्रोजन में टूटेगा, एक ऑक्सीजन में टूटेगा। ठीक, तो होता क्या है, जैसे बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है यानी कि कैथोड है इसका नेगेटिव टर्मिनल, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। तो इसमें क्या होगा, जैसे देखो जैसे नेगेटिव टर्मिनल है इसमें क्या होगा, पॉजिटिव गैस बढ़ जाएगा, और ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है एनोड, तो इसमें क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन गैस बढ़ जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन गैस खुद नेगेटिव है। तो जैसे ही बढ़ जाएगा, पर ध्यान से देखो इसमें हाइड्रोजन डबल बना है, यानी कि हाइड्रोजन की अमाउंट देखो डबल है और ऑक्सीजन का अमाउंट लेस है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है ऐसा क्यों? तो सिंपल सा रीजन है, क्योंकि वाटर के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन भी तो डबल है, यानी कि जितने वाटर के टूटेंगे मॉलिक्यूल, तो अगर ऑक्सीजन देखो, अगर मान लो 5 वाटर का मॉलिक्यूल टूटा, तो अगर ऑक्सीजन बनेगा 5 तो हाइड्रोजन कितना बच जाएगा? 10। तो सिंपल है, यानी कि मॉलिक्यूल जो है हाइड्रोजन का, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है? 2:1। दैट्स वाई हाइड्रोजन गैस इज डबल्स देन द ऑक्सीजन। तो इसको सिंपली आप एग्जाम्स में लिख दोगे, द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल्स ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन अदर बिकॉज द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट इन द वाटर इज 2:1। नेम दिस गैस इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ही गैस था जो डबल बना था। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखने से पहले समझ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका लास्ट ब्लू क्वेश्चन है ये कह रहा है कि व्हाई इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट, यानी कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का कलर क्यों चेंज हो जाता है जब एक आयरन नेल उसमें डिप्ट किया जाता है, डुबोया जाता है। तो अपनी वाली एक्टिविटी पड़ी होगी। इस एक्टिविटी में क्या होता है, हम एक टेस्ट ट्यूब में लेते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जिसमें कि हम एक कील को लटकाते हैं या फिर एक नेल को लटकाते हैं। तो होता क्या है, कुछ समय बाद ये कील जो होता है, कील का कलर होता है ऐसा है थोड़ा पेंसिल कलर का, पर ये चेंज होकर हो जाता है, जैसे जंग नहीं लग जाता लोहे पे, उस टाइप का हो जाता है। और साथ ही साथ क्या होता है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन शुरू में होता है ब्लू और उसके बाद फेड ब्लू हो जाता है, बहुत ही हल्का सा ब्लू हो जाता है। तो ऐसा रीज़न ये पूछ रहा है ऐसा क्यों होता है, तो सिंपल सा रीज़न है, यानी कि जब Fe क्या होता है, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है, तो Fe क्या करता है, इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर लेता है, क्योंकि Fe जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। तो Fe ने क्या किया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर डिस्प्लेस कर लिया और कॉपर कहाँ पे लग जाता है, कील के ऊपर, इसलिए ऐसा कलर का हो जाता है। और साथ ही साथ क्या हुआ, इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर निकल गया, तो जैसे कॉपर निकलता है इसका कलर भी चेंज हो जाता है। कलर क्या हो जाता है इसका, फेड ब्लू हो जाता है। ठीक, तो इसको एग्जाम्स में आप कैसे लिख सकते हो, इस तरीके से लिख सकते हो कि द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन आयरन इज डिप्ड इन इट बिकॉज आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। द ब्लू कलर कॉपर सल्फेट चेंजेस इनटू लाइट ग्रीन, यानी कि हल्का ग्रीन सा हो जाता है, ठीक है, या फिर हल्का ब्लू सा हो जाता है, फेड ब्लू। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द एक्टिविटी 1.10। एक्टिविटी 1.10 में जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें कि सोडियम सल्फेट था एक टेस्ट ट्यूब में, दूसरे में बैरियम क्लोराइड था। जब दोनों को मिलाते हैं सोल्यूशन को, तो एक सोल्यूशन तैयार होता है जिसमें कि एक पीपीटी तैयार हो जाता है बैरियम सल्फेट का। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि सोडियम ने क्लोरीन को डिस्प्लेस किया और बैरियम ने सल्फेट को डिस्प्लेस किया, यानी कि दो एलिमेंट्स ने दो को डिस्प्लेस किया है। ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो आपको कोई अलग एग्जांपल लिखना है जिसमें कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा हो। तो अगर आपने यार चैप्टर सेकंड पढ़ रखा है एसिड बेस एंड सॉल्ट, तो आपने उसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा होगा। इसमें क्या करते हैं, एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कर देते हैं और वो क्या बन जाता है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो सॉल्ट बन जाता है तुम्हारा NaCl और वाटर हो जाता है H2O। तो इसमें ध्यान से देखो, तो ये एग्जांपल आप लिख सकते हो, क्योंकि इसमें क्या हुआ है, H ने OH को क्या किया है, डिस्प्लेस किया है, और Na ने क्या किया है, क्लोरीन को डिस्प्लेस कर दिया। तो डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि दो एलिमेंट्स दो को डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आप ये लिख सकते हो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। ठीक, अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग
और इसको आप एग्जाम्स में क्या लिख सकते हो, द रिएक्शन बिटवीन HCl एंड NaOH इज एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इस तरीके से लिख सकते हो और स्टेट दिखा सकते हो। थर्ड क्वेश्चन है आइडेंटिफाई सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज एंड सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, इन रिएक्शंस में कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है। तो इस चीज़ को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए ये चीज़ कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता क्या है। तो देखो ऑक्सीडेशन 3 तरीके से होता है, या तो किसी कंपाउंड में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ हो तो हम उससे ऑक्सीडेशन बोलते हैं, या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ हो तो भी ऑक्सीडेशन बोलते हैं, या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ हो यानी कि उस सब्सटेंस ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया हो तो भी उसका ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं। रिडक्शन 3 तरीके से, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो समझते हैं इसमें समझते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल में। तो देखो फर्स्ट एग्जाम्पल में है Na+O2 गिव राइज टू Na2O। तो ध्यान से देखो कौन सा सब्सटेंस जो है, ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जिसने ऑक्सीजन को गेन किया है, तो जो ऑक्सीजन को गेन करेगा वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ध्यान से देखो सोडियम ने क्या किया है, ऑक्सीजन को गेन किया है इधर जाके, यानी कि सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडाइज समझ रहे हो ना, यानी कि इसने ऑक्सीजन को गेन किया है। देखो और ध्यान से देखो इसमें ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ने तो यार ऑक्सीजन लूज नहीं किया, ना ही इसने हाइड्रोजन गेन किया है। ठीक है, तो इसका रिडक्शन अब देखते हैं इसका रिडक्शन कैसे होगा, क्योंकि देखो किसी भी इक्वेशन में अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन होगा ही होगा। तो देखो इसमें इस वाली चीज़ में ना तो ये लग रहा है ना ये लग रहा है, थर्ड चीज़ लग सकती है। ध्यान से देखो सोडियम अपने मतलब सिंगल स्टेट में होता है तो इसके ऊपर 0 का चार्ज होता है, क्योंकि सोडियम एलिमेंट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं, ऑक्सीजन में भी जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन होते हैं, सिंगल मतलब 0 चार्ज। पर जब ये रिएक्ट करने वाले होते हैं तो सोडियम क्या करता है, अपना Na+ आयन बनाता है। Na+ यानी कि इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है स्टेबल होने के लिए। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं स्टेबल होने के लिए। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन कौन देगा, ये सोडियम देगा, सोडियम तो 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये सोडियम के 2 मॉलिक्यूल आ जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देते हैं और ये फॉर्मूला क्या बना लेते हैं, ये कंपाउंड बना लेते हैं सोडियम ऑक्साइड। ठीक, तो ध्यान से देखो पहले सोडियम 0 पे था, इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, ऑक्सीजन 0 पे था, इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। तो जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसका क्या होता है, रिडक्शन, यानी कि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो ऑक्सीजन का क्या हुआ है यहाँ पे, सिंपल रिडक्शन। ठीक, तो यानी कि सोडियम का हुआ है ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन का हुआ है यहाँ पे रिडक्शन। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन है कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 गिव राइज टू कॉपर प्लस H2O। तो देखो कॉपर ऑक्साइड ने क्या किया है, ऑक्सीजन को लूज किया है, कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन लूज किया है तो कॉपर बना है, यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को रिडक्शन, यानी कि कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड, इसका रिडक्शन हुआ है। और सेकंड देखो हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन गेन किया है, तो जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, यानी कि हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या हुआ है, हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीडेशन हुआ है इसका, या फिर ये ऑक्सीडाइज हो गया है। इसका आंसर आप बोर्ड्स में कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस Na, रिड्यूस सब्सटेंस O2, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस H2 एंड रिड्यूस सब्सटेंस इज CuO। अगर आपको ये कंप्लीट लेक्चर अच्छे से समझ में आया है तो मेरे पास आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन, यानी कि ये कुछ केमिकल इक्वेशन है, इसको आपको बैलेंस करके लिखना है दोनों को। सेकंड है एक इक्वेशन दे रखी है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको ये कंप्लीट लेक्चर पसंद आती है तो यार आपको क्या, आप इसको अपने दोस्तों के साथ सिंपली शेयर कर सकते हो, और इसका आंसर आप चेक करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए PDF लिंक को आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आपको इसके आंसर के साथ साथ कंप्लीट लेक्चर की एक्सप्लेनेशन PDF फॉर्मेट में मिल जाएगी। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में जिसमें हम करेंगे इसके एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन, वो भी बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ जैसा कि हमने अभी किया। और मैंने तैयार कर रखा है एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चनों को, जिसको कि मैं आपको इसके अगले लेक्चर में पूरे अच्छे तरीके से समझाऊंगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।